सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार टॉपर्स विजडम पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आपकी क्लास नंबर हमारी ये शायद 6 होगी, कॉम्प्रिहेंशन बैच की 6 है या 5 है, 6 है आई गेस। तो क्लास नंबर 6 है और जबरदस्त तरीके का कंटेंट आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कि पैसेज का इन्फरेंस अल्टीमेटली कैसे निकालें। इन्फ्रेंस के काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक एक करके बिल्कुल बेसिक से, जैसे बाकी चीजें मैंने समझाई हैं वैसे ही आपको ये वाला पार्ट भी समझाया जाएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना। और अगर आपने हमारी बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज की, इस बैच के अंदर, तो मेरे भाई आप बहुत कुछ अच्छा कंटेंट मिस कर रहे हैं। क्लास नंबर 1 में मैंने सिखाया था कि इफेक्टिवली रीड कैसे करना है, बेटर रीड कैसे करना है। क्लास नंबर 2 में हमने स्किमिंग एंड स्कैनिंग पढ़ी थी। क्लास नंबर 3 जो हमारी थी उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन को हमने जाना था। क्लास नंबर 4 में हमने थीम और बेसिकली मेन आइडिया और टाइटल के बारे में जाना था। क्लास नंबर 5 हमारी टोन और स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज पे थी। और 6 नंबर जो हमारी क्लास है ये इन्फ्रेंस पे है। वैसे लाइव लेनी थी, लेकिन अब ये रिकॉर्डेड आपको बैच में मिलती रहेंगी, क्योंकि आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्योर और प्योर कंटेंट मिलना है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। ये इवेंट आपको एक लगा दिखाई दे रहा होगा। सो जीएस का भी आपका संपूर्ण समाधान होने वाला है। तो इस इवेंट में 2 अगस्त शाम 7 बजे आपको जरूर जुड़ना है। तो आइए मेरे भाई शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इन्फरेंस होता क्या है भाई। इन्फरेंस जो शब्द है ये बना है आपका बेसिकली किससे? इन्फर वर्ब से। इन्फर करने का मतलब क्या है? हमने कुछ बड़ी सी चीज पढ़ी, उसमें से हम क्या समझ पा रहे हैं, यानी कि ये पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होती है बेसिकली। सो पैसेज से जो भी चीज हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जो भी चीज हम समझ पाते हैं, वही आपका क्या होता है? इन्फरेंस होता है। सो व्हाट इज इन्फरेंस? पैसेज को हमने पढ़ा, ये डायरेक्टली लिखा नहीं होता अक्सर करके, ये हमें पैसेज को रीड करके अंडरस्टैंड करना होता है। और भाई इन्फरेंस के क्वेश्चंस में ऐसा पॉसिबल है कि हमें पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना पड़ जाए। जैसे मैंने टोन, टाइटल, मेन आइडिया, थीम, ये सब आपको बताया था कि आप स्किमिंग और स्कैनिंग की मदद से कर सकते हैं। बट अगर इन्फरेंस का क्वेश्चन है, देखो समटाइम्स एसएससी में इन्फरेंस के क्वेश्चंस इजी आ जाते हैं, उनको तो आप एवं ही कर दो चुटकी बजाते हुए। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन इन्फरेंस का आ सकता है जिसके लिए पूरे पैसेज को अंडरस्टैंड करना पड़े। और मैंने जो 3 पैसेज आपके अलग से लिए हैं, उन तीनों ही पैसेज में इस तरीके के क्वेश्चंस डाले हैं कि वो तीनों छोटे छोटे पैसेज हैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पैसेज क्या कहना चाहता है, क्या आपसे करवाना चाहता है। क्योंकि देखो भाई, मैंने आपको ये भी सिखाया है कि बिना ट्रांसलेट करे आप कैसे क्वेश्चंस के आंसर करें। डिफिकल्ट वर्ड्स भी अगर आ रहे हैं तो उनको छोड़ के भी आप कैसे आंसर करें। बट अल्टीमेटली मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इफेक्टिवली मीनिंग को समझें। ठीक है, कैसे हैंडल करें अननोन पैसेजेस को, कैसे हैंडल करें अननोन वर्ड्स को। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, हर चीज डिस्कस करी जाएगी। तो भैया आज आ जाइए इन्फरेंस की बात कर लेते हैं। तो इन्फरेंस बेसिकली क्या है? ये एक तरीके से आप कंक्लूजन कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरीके से कंक्लूजन वर्ड को भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंक्लूजन। सो कंक्लूजन कहें या इन्फरेंस कहें, एसएससी के हिसाब से देखा जाए तो सेम है दोनों चीजें। इन्फरेंस भी वही होती है, कंक्लूजन भी। ये बेसिकली वो कंक्लूजन है जिसको पैसेज सपोर्ट करता है, यानी कि पैसेज के हिसाब से जो करेक्ट होता है ना, वो होता है ये। यू बिल्ड इट फ्रॉम द क्लूज। जो पैसेज के अंदर क्लूज होते हैं, जो छोटी छोटी हिंट होती हैं, उन हिंट का यूज करके आप इसको पैसेज में से ही बिल्ड करते हो। ये कोई अलग से नहीं आता है। इट इज नॉट प्रिंटेड ऑन द पेज, ये पेज पर प्रिंट नहीं होता है दोस्त। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे प्रिंटेड आपको दिख जाए वहां पे। इन्फ्रेंस कई बार हमें समझना, कई बार सीधे सीधे भी दिखता है, बट मैक्सिमम टाइम हमें समझना होता है। इफ अ लाइन सेज इट आउटराइट, अगर कोई लाइन इसको सीधे सीधे कहती है, जनरली इसको हम डिटेल कंसीडर करते हैं, ना कि इन्फरेंस। हालांकि मैं फिर कहूंगा, एसएससी में समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे इन्फरेंस को बेसिकली ना एक्चुअली 2 भागों में बांट के देखते हैं। एक ऐसी इन्फरेंस जो इंप्लाइड है, और एक ऐसी इन्फरेंस जो स्टेटेड है, यानी कि जो क्लियरली कही गई है। तो स्टेटेड वाली भी हो सकती है और इंप्लाइड वाली भी हो सकती है, दोनों समझनी है आपको। ठीक है, बाकी देखते हैं। द आंसर सिट्स इन द लॉजिक। बेसिकली इसका आंसर लॉजिक में है कि पैसेज के अंदर क्या लॉजिक है, वो आपको बेसिकली आपकी जो जनरल नॉलेज है ना उस पर नहीं है। तो जब भी मैं बात कर रहा था स्टेटेड और इंप्लाइड में क्या डिफरेंस होता है। स्टेटेड का मतलब है जो एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे गए ना पैसेज में, उनमें से ही चीजें आपको निकालनी है। सो द वर्ड्स आर ऑन द पेज, जस्ट लोकेट देम। इंप्लाइड का मतलब होता है कि कोई भी जो पैसेज है वो उस तरफ इशारा करता है बिना उस बात को कहे। अगर पैसेज में कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखे अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसका मतलब है कि जनरली आपको पैसेज के अंदर स्कैनिंग करनी है और क्वेश्चन की जो डिटेल्स हैं वो आपको पैसेज के अंदर दिख जाएंगी। लेकिन
अगर ऐसा क्वेश्चन में आता है कि कैन बी इन्फर्ड, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ऐसे केस में जनरली ये इंप्लाइड होता है और इसके लिए आपको पैसेज को अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नो विच इज आस्क्ड, आपको ये भी समझना है कि कौन सी चीज आपसे पूछी गई है। ध्यान रखना है दे नीड डिफरेंट मूव्स, यानी कि अगर कोई स्टेटेड क्वेश्चन है तो उसको बेसिकली स्कैन करना है, और अगर कोई बेसिकली आपका इंप्लाइड क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करने की नीड पड़ेगी। आगे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, कई बार लोगों से गलती क्या होती है, ओवर इन्फर कर लेते हैं, यानी कुछ ज्यादा ही सोच जाते हैं। ज्यादा भी नहीं सोचना है। देखो ध्यान रखना, एक तो यहाँ पे ना कुछ हिंट बता देता हूं मैं, ओवर इन्फर कह लो या कुछ हिंट्स लिख देते हैं, इसको ना हेडिंग चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, तो हिंट्स कह लो कि किस तरीके से आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। भाई ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इन्फ्रेंस है, तो जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑल हो गया, नेवर हो गया, ओनली हो गया, ऐसे करके अक्सर करके ये कट जाते हैं, यानी कि रेयरली सर्वाइव करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो एक्सट्रीम नहीं है, जो बीच के होते हैं, मॉडेस्ट हो गया, समटाइम्स हो गया, ऑफन हो गया, ये अक्सर करके सर्वाइव करते हैं, और ऐसे वर्ड्स जिस ऑप्शन में मिलते हैं वो अक्सर करके आपका आंसर मिलेगा। इसके अलावा मेरे भाई आपको सिर्फ वही चीजें यूज करनी है जो पैसेज में दी गई हैं। कई बार इन्फ्रेंस में ऐसी चीजें आएंगी जो कि हम मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सही है, जनरल नॉलेज के लिए सही है, बट पैसेज में मेंशन्ड नहीं है, वो इन्फरेंस आपका नहीं होगा, क्योंकि इन्फरेंस हमेशा वो होगा जो पैसेज आपसे कह रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कोई ऑप्शन अगर बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है, यानी कि कुछ ज्यादा ही उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रखा है, तो वो भी इन्फरेंस नहीं होगी। इन्फरेंस जनरली सटल होती है, वो बहुत ड्रामेटिक नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर पैसेज में ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि पैसेज क्या सजेस्ट करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी ना छोटी हिंट पूछी जाती है, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक ऑप्शन ऐसा नहीं हमें चूज करना है, तो सजेस्ट ये भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं। ठीक है, अक्सर करके ध्यान देंगे, मे हो गया, ऑफन हो गया, ये अक्सर करके शब्द आएंगे, लेकिन जो मस्ट वाले हैं ना, ये बहुत रेयर आते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक्सट्रीम वर्ड्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। आ जाओ भाई, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्फ्रेंस की। भाई देखो, इसमें सोर्स भी वैसे हमें पढ़ाना था, बट सोर्स के उतने ज्यादा पैसेजेस आपके एग्जाम में आजकल आ नहीं रहे। सोर्स किसी और एक क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि सोर्स ऑफ पैसेज कैसे निकालते हैं, बट आज हम सिर्फ इन्फ्रेंस पढ़ेंगे। थोड़ी छोटी भी क्लास रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जब वीडियो थोड़ी रिकॉर्डेड जाती है ना, तो उसका टाइम और कम हो जाता है। एक बार मुझे आप बताना भी कमेंट करके कि आपको आगे की जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए या फिर लाइव चाहिए। लाइव में थोड़ा सा ये है कि इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, और इंटरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से टाइम भी ज़्यादा लगता है। रिकॉर्डेड में क्या है कि जो क्लास लाइव में अगर 1.5 घंटे में पढ़ाई जा रही है, रिकॉर्डेड में थोड़ा सा कम टाइम में पढ़ाई जा सकती है, बट यस इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो पैसेज आपके सामने है, और क्योंकि इन्फ्रेंस हम पढ़ा रहे हैं तो मैं शुरुआत में ही आपसे कहूंगा पूरा पैसेज अपन लोग पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, तो एक बार पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करेंगे, रट्टा नहीं मारना है, फैक्ट्स को रटना नहीं है, जस्ट ये समझना है कि पैसेज हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि द ओल्ड क्लॉक ऑन द स्टेशन वॉल हैड सोन द सेम टाइम फॉर एज लॉन्ग एज एनीवन कुड रिमेंबर। ये जो स्टेशन पर पुरानी क्लॉक है, स्टेशन वॉल पर, उसने बेसिकली सेम टाइम दिखाया है काफी लंबे टाइम से, जितना कि हमें याद है उतने टाइम से सेम ही टाइम दिखा रही है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब है घड़ी रुकी हुई है, और घड़ी रुकी हुई है मतलब चल नहीं रही है, और बहुत लंबे टाइम से वो नहीं चल रही है। ये तो समझ गए, सिंपल समझना है। एंड नो वन ट्रबल्ड टू फिक्स इट, और किसी ने हिम्मत ही नहीं करी या किसी ने कोशिश ही नहीं करी उसको फिक्स करने की। एक काम करते हैं, पूरा पैसेज नहीं पढ़ते, लास्ट लाइन और देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हम स्किमिंग की मदद से इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे हैं, या फिर हमें जरूरत पड़ेगी पैसेज पे वापस आने की। वापस आने की जरूरत पड़ेगी, आ जाएंगे, अपना ही तो है। तो लास्ट लाइन कहां से, तो लास्ट लाइन यहां से दिख रही है, इट कैप्ट इट्स रॉन्ग टाइम एबव द क्राउड्स। इस घड़ी ने अपना रॉन्ग टाइम उन क्राउड, जो नीचे भीड़ है ना, क्योंकि रेलवे स्टेशन की बात है ना, अच्छा रेलवे की नहीं, स्टेशन है सिर्फ। ठीक है, स्टेशन जनरली हम तो रेलवे ही समझते हैं। सो ये बेसिकली क्राउड नीदर ट्रस्टेड नॉर रिमूव्ड, ये जो है इसका जो टाइम है ना, लोगों के ऊपर हमेशा आ रहा है गलत टाइम। ना तो लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, कोई देखता ही नहीं है, सबको पता बंद पड़ी है, और ना ही इसको कोई हटाता है कि अगर बंद पड़ी है तो हटा दो। द वे अ थिंग कैन आउटलिव इट्स यूज विदाउट एनीवन क्वाइट डिसाइडिंग टू लेट इट गो। ये एक तरीके से एक रास्ता है कि एक चीज जो है वो आउटलिव कर सकती है इसके यूज को, बिना किसी के नोटिस करे या बिना किसी के बेसिकली डिसाइड करे कि इसको जाने देते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको ना, जैसे आपको नहीं पता आउटलिव का क्या मतलब, आपको नहीं पता है कि बेसिकली बाकी तो कोई इसमें मुश्किल ऐसा वर्ड नहीं है, तो भी आप छोड़ दीजिए। आप ना जस्ट एक ब्रीफ सा ना समझा करो कि क्या कहना चाहता है।
ये कहना यही चाह रहा है कि घड़ी टंगी रही है, ना किसी ने हटाया है और टाइम गलत बताती रही है। वॉट कैन बी इन्फर्ड दैट द क्लॉक, मतलब इट कैन बी इन्फर्ड दैट द क्लॉक वॉज, क्लॉक क्या थी, रिसेंटली रिपेयर्ड, बिल्कुल भी नहीं। ये कह रहा है कि लंबे टाइम से खराब टाइम दिखा रही थी, गलत है। स्टिल रिलाइड ऑन फॉर द टाइम, क्या टाइम दिखाने के लिए लोग रिलाई कर रहे हैं इस पे, कोई ट्रस्ट नहीं करता है, नीदर ट्रस्टेड लिखा हुआ था ना लास्ट लाइन, गलत। केप्ट फ्रॉम हैबिट नॉट नीड, कह सकते हैं, एक बार रखते हैं। द स्टेशन मोस्ट एक्यूरेट, एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो ऐसी लाइन आपको दिख नहीं रही होगी पैसेज में, पूरा पैसेज भी पढ़ लेंगे तो शायद हो सकता है ना दिखे, ठीक है, नीड वगैरह आपको कहीं दिखेगा नहीं, ठीक है। बट ये क्या है, वो सिर्फ हैबिट की वजह से, लोगों को आदत है कि वहां पे क्लॉक है, टाइम नहीं देखना है, ना कोई उसको ट्रस्ट करता है और ना ही बेसिकली कोई उसको रिमूव कर रहा है। तो आप कहोगे सर यही है, कोई उसकी जरूरत नहीं है, बस वहां पे टंगी है, मतलब टंगी है, कोई हटा ही नहीं रहा है, दैट्स इट। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट गोज बियॉन्ड द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट है जो पैसेज के बियॉन्ड जाता है। अब पैसेज के बियॉन्ड का स्टेटमेंट अगर छांटना है तो मेरे भाई आपको नहीं लगता पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, फिर भी एक बार अपन ट्राई करते हैं। पैसेंजर्स यूज्ड देयर फोन्स फॉर द टाइम, क्या हमें कहीं दिखा था, हमने जो लाइन पढ़ी उनमें तो नहीं है, तो हो सकता है ये एक्चुअली में वो स्टेटमेंट हो जो कि बियॉन्ड उसके पैसेज के। द क्लॉक सोड द रॉन्ग टाइम, ये तो पक्का पैसेज के अंडर है, ये बियॉन्ड नहीं है। द स्टेशन हैड डिसाइडेड टू रिमूव इट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बियॉन्ड है, मतलब यही बियॉन्ड होगा, ऊपर वाला भी बियॉन्ड नहीं है। अब ये बियॉन्ड क्यों होगा भाई, लास्ट लाइन तक क्या था, लास्ट लाइन भी एक बार फिर से देखोगे, इट कैप्ट इट्स रॉन्ग टाइम अबव द क्राउड्स, नीदर ट्रस्टेड नॉर रिमूव्ड, इसको रिमूव नहीं करा गया है, नहीं करा गया है, और यहां कह रहे हैं कि रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ये तो बियॉन्ड चला जा रहा है, इन दोनों में से एक तो बियॉन्ड जाएगा, या तो क्लॉक नॉट रिमूव्ड, सॉरी रिमूव्ड नहीं, ये रीपेंटेड है, सॉरी मुझे लगा रिमूव्ड वाला ऑप्शन होगा, है ना। तो ये भाई लास्ट में कह रखा है कि इसको रिमूव नहीं किया गया, ये ऑप्शन कह रहा है कि रिमूव किया गया, पक्का बियॉन्ड है। द क्लॉक वॉज नॉट रिपेंटेड, पता नहीं। अब देखो कई बार ऐसी, मतलब वो फॉर्चुनेट बात हो सकती है कि आपको ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, फिर भी आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल गया जो पक्का पता है कि ये तो पैसेज के बियॉन्ड है, क्योंकि लास्ट लाइन में साफ लिखा है कि नॉर नीदर ट्रस्टेड नॉर रिमूव्ड, यानी रिमूव नहीं करा गया है, तो ये तो पक्का गलत है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए ढूंढ लेते हैं कि क्या ये पैसेज में कवर्ड है या ये पैसेज में कवर्ड है, दोनों कवर्ड हैं या नहीं है। तो एक बार आते हैं पैसेज पर वापस, यहां तक तुमने पढ़ लिया था। पैसेंजर्स ग्लांस्ड एट इट आउट ऑफ हैबिट, था ना, हैबिट की वजह से, देन चेक्ड देयर फोन्स, फोन्स में टाइम चेक कर रहे हैं, दैट्स इट, यानी कि पहला वाला तो मिल ही गया। आगे, द स्टेशन मास्टर सेड रिप्लेसिंग इट वुड कॉस्ट मोर देन इट वाज वर्थ, एंड बिसाइड्स एवरीवन कैरिड द टाइम इन देयर पॉकेट्स नाउ, ये भी कह सकते हैं कि उनकी पॉकेट में टाइम था, यानी कि बेसिकली लोग फोन में टाइम देखते थे। आगे, स्टिल व्हेन अ कोट ऑफ पेंट वाज फाउंड फॉर द वेटिंग रूम नन वाज स्पेयर्ड फॉर द क्लॉक, क्लॉक के लिए कोई पेंट नहीं बचा, पेंट नहीं बचा यानी कि उसको पेंट नहीं किया गया। क्या पैसेज में यही कह रखा था क्वेश्चन में, इट वॉज नॉट रीपेंटेड, यानी कि ये तो पैसेज में कवर्ड है, कवर्ड है यानी कि ये आपका बियॉन्ड नहीं जा रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, नीदर ट्रस्टेड नॉर रिमूव्ड सजेस्ट्स इट वॉज, ये क्या सजेस्ट दे रहा है, क्या हिंट कर रहा है, केयरफुली मेंटेन्ड, बिल्कुल भी नहीं, टॉलरेटेड बट इग्नोर्ड, कह सकते हैं भाई इसको रखा तो गया था लेकिन इग्नोर करते थे। द प्राइड ऑफ द स्टेशन, कतई नहीं, रिसेंटली इंस्टॉल्ड, बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे सर एक ही ऑप्शन बचा, यही करेक्ट आंसर है। अगला देखो, कह रहा है कि द पैसेज इंप्लाइज थिंग्स आर केप्ट बिकॉज, पैसेज ये इंप्लाई करता है कि थिंग्स को रखा जाता है, क्यों, इस पैसेज के हिसाब से तो जो एक चीज रखी गई है वो है क्लॉक, वो नीड की वजह से नहीं रखी गई है, हैबिट की वजह से। दे आर टू यूजफुल टू डिस्कार्ड, यूजफुल तो थी ही नहीं वो। नो वन डिसाइड्स टू रिमूव देम, वेरी मच पॉसिबल, ना तो किसी ने उसको ट्रस्ट किया ना ही रिमूव करा। पैसेंजर्स डिमांड देम, ना डिमांड बिल्कुल नहीं थी उस चीज की। दे आर फ्रेशली पेंटेड, बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे सर यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, सीधा पैसेज है अगला। एक बार इस पैसेज को भी देखो, पूरा पढ़ो, पूरा क्या पहली दो लाइन पढ़ते हैं अपन, फिर देखते हैं पहली और आखिरी लाइन पढ़ के कि क्या हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं।
अ सिटी काउंसलर हैज अ सिंपल प्लान टू कट द मॉर्निंग ट्रैफिक। एक सिटी काउंसलर है, उस भाई का एक सीधा प्लान है मॉर्निंग ट्रैफिक को कट करने का। मेक द बसेस फ्री, कि बसेस को फ्री कर दो। लास्ट लाइन क्या कह रही है? वैसे आगे भी एक लाइन पढ़ सकते थे अपन, बट फिर भी लास्ट लाइन देखेंगे हम। जानबूझ के हम कम डाटा पढ़ रहे हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी है कि हम कम डाटा में भी आंसर कर पाए। ज्यादा की नीड होगी तो पढ़ ही लेंगे आके, नहीं भाई। देखो, जानबूझ के मैं कॉम्प्लिकेट करना चाह रहा हूं चीजों को, कि अगर कॉम्प्लिकेटेड आए तो आप वहां पे कंफर्टेबल फील करो। इफ दे अवॉइड देम instead because the buses are slow, crowded or infrequent, then making them free will only pack them tighter and the cars will stay exactly where they are। पहली लाइन कह रही थी कि सिटी काउंसलर ने ये डिसाइड करा है भैया ट्रैफिक को कट करने के लिए कि बस को फ्री कर दो। बस को फ्री करने से ट्रैफिक फ्री कैसे, मतलब कम कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है, बस फ्री होगी तो लोग कहेंगे यार फ्री की बस है, क्यों कार लेके जाऊं, क्यों पेट्रोल फूकूं, कार घर छोड़ो। और ये तो केजरीवाल लग रहा है मेरे को, काउंसलर कम लग रहा है ना, कि बस फ्री कर दो, बस में जाएंगे लोग और फिर कार घर पे छोड़ जाएंगे। लेकिन लास्ट लाइन कह रही है कि क्या हो कि जो लोग हैं वो इसलिए अवॉइड नहीं कर रहे कि वो महंगी हैं या उनको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं बस में। हो सकता है लोग बस में इसलिए नहीं जाते कि बस स्लो है या क्राउडेड है या इनफ्रीक्वेंट है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। देन मेकिंग देम फ्री विल ओनली पैक देम टाइटर, इससे तो वो और भी ज्यादा क्राउडेड हो जाएंगी, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। एंड द कार्स विल स्टे एग्जैक्टली वेयर दे आर, और कार भी वहीं रहेंगे, बस भी टाइटर हो गई। यानी कि जो लोग नहीं जा रहे थे वो जबरदस्ती से और जाएंगे, बाकी जिनको कार से जाना था वो कार से जाएंगे। तो ये बेसिकली इसमें एक ड्रॉबैक बताया गया प्लान का। द प्लान अज्यूम्स पीपल अवॉइड बसेस ड्यू टू, लोग क्यों अवॉइड करते हैं भाई? प्लान के हिसाब से लोग इसलिए अवॉइड करते हैं बसेस को क्योंकि किराया ज़्यादा होगा, और किराया अगर हटा दें तो प्लान के हिसाब से तो है कि अगर फ्री कर दो तो लोग बस में आ जाएंगे, कार लेके नहीं जाएगा कोई। तो इसका मतलब है टाइमिंग, क्राउडिंग और स्पीड, ये नहीं, फेयर की वजह से, इसका मतलब तो यही है। यानी कि क्योंकि जो काउंसलर है उसने तो यही जो प्लान बनाया है ना, तो प्लान क्या अज्यूम कर रहा है? प्लान तो यही अज्यूम कर रहा है कि लोग बस में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहां पे किराया लगता है, किराया हटा दो तो लोग सब बस में ही जाएंगे। तो ये वाला कारण। अगला देखो, विच फैक्ट इफ ट्रू मोस्ट वीकन्स द प्लान, इनमें से कौन सा फैक्ट अगर सच हो जाए तो प्लान को वीक कर देगा? पार्किंग फीस आर इजी टू कलेक्ट, क्या पार्किंग फीस से कुछ रिलेशन है? आई डोंट थिंक सो। बसेज आर ऑलरेडी फ्री फॉर स्टूडेंट्स, क्या ये सही होने से प्लान फेल हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। पीपल स्किप बसेज बिकॉज दे आर स्लो, अगर ये बात सही है तो प्लान फेल हो जाएगा। भाई अगर मान लो बस को फ्री कर दिया जाए, लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बस स्लो है, तो प्लान काम आया? फ्री करके खामा खाम की भीड़ और बढ़ जाएगी उसमें, जो जरूरत वाले लोग हैं वो फिर भी नहीं जाएंगे क्योंकि बस तो स्लो है। तो आप कहोगे सर ये करेक्ट आंसर है। द सिटी हैज मैनी बस रूट्स, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई वीडियो पॉज कर करके आंसर भी देते रहना। विच वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द प्लान, कौन सी चीज ऐसी है जो प्लान को स्ट्रेंथन कर देगी? सर्वे सो फेयर इज द टॉप रीजन टू स्किप बसेस, अगर सर्वेज ये दिखाने लग जाएं कि लोग बस इसलिए स्किप करते हैं क्योंकि जो बस हैं वो महंगी हैं, और अगर ये रीजन हो तो जैसे ही फ्री करोगे लोग गाड़ी खड़ी कर देंगे और कहाँ जाएंगे? बस में। यानी कि अगर ये सच हो जाए तो प्लान क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। करेक्ट बात है। कार्स आर चीपर टू रन देन एवर, ऐसा नहीं है। रोड्स वर वाइडेस्ट इन द मॉर्निंग, ये थोड़ी ना कि सुबह सुबह रोड चौड़े हो जाएंगे, ये तो बकवास बात है एकदम। पार्किंग फीस आर राइजिंग शार्पली, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो आप कहोगे सर ए हमें सीधे मिल ही गया तो कुछ और देखना ही नहीं है। फ्री बसेज अलोन विल फेल इफ द बसेज आर, फ्री बस करना का जो प्लान है फेल हो जाएगा यदि बस क्लीन और फास्ट होंगी, तो इससे तो सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ेंगे। स्लो, क्राउडेड और इनफ्रीक्वेंट, लास्ट लाइन है हमारी, यही करेक्ट आंसर होगा। फीस फॉर एवरीवन, फ्री फॉर एवरीवन नहीं, पेंटेड ब्राइट कलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर स्लो हो, क्राउडेड हो, इनफ्रीक्वेंट हो, तो फेल हो जाएगा प्लान। ये पैसेज नंबर 3 है, इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि कम जानकारी की मदद से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। एवरी रिपोर्ट ऑन द सिटीज वाटर सेज द सेम टू थिंग्स, हर रिपोर्ट सिटी के वाटर पर सेम दो चीजें कहती हैं। वन अफेक्ट, अदर अ मैटर ऑफ टेस्ट, और अदर एक बेसिकली मैटर ऑफ टेस्ट। अब चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फैक्ट क्या है और टेस्ट क्या है, ठीक है। बाकी
दे राइज ओनली व्हेन मोर वाटर गोज इन देन कम्स आउट एंड नो कमिटी हैज येट फाउंड अ वे पास्ट दैट अरिथमेटिक। कह रहा है कि जो वेल्स है ना, यहाँ से है, दे राइज ओनली व्हेन, दे यानी कि ये जो वेल्स हैं, डू नॉट केयर हु इज एट फॉल्ट। भाई जो कुएं हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता गलती किसकी है, वो तो सिर्फ एक फैक्ट समझते हैं कि वो तभी भरेंगे जब उनसे पानी जितना लिया जा रहा है वो कम हो और जितना उनको मिलता है वो ज्यादा हो। सिंपल सी बात है। वो सिर्फ और सिर्फ कोई वो ध्यान नहीं देते कि कमिटी बनाई है कि नहीं बनाई है। लास्ट में वो तो सिर्फ एक सिंपल अरिथमेटिक है उनका, मैथ्स है सिंपल। जितना पानी डालो अगर उससे ज़्यादा निकालोगे तो सूखेंगे, जितना पानी डालो उससे कम निकालोगे तो भरेंगे। सिंपल मैथ्स है। कुएं को क्या फर्क पड़ेगा कि क्या कमिटी बनी थी नहीं बनी थी, या कौन किसकी गलती है कुएं के सूखने में, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात यहाँ पे कही गई है। फिर भी एक बार जान लेते हैं फैक्ट में और ये क्या है, मुझे लगता है इसकी नीड हमें पड़ेगी। तो द फैक्ट इज दैट, क्योंकि हमें ये बता दिया कि भाई रिपोर्ट ऑन सिटीज वाटर सेज सेम टू थिंग्स, एक फैक्ट है और एक मैटर ऑफ टेस्ट है। बट थोड़ा समझो तो सही व्हाट इज द फैक्ट, क्योंकि बिना फैक्ट समझे तो मुझे इस पूरे पैराग्राफ का टाइटल ही नहीं समझ आएगा, इस पूरे पैराग्राफ का टोन ही नहीं समझ आएगा, इस पूरे पैराग्राफ का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्या, क्या फैक्ट है वो देख लेते हैं। द फैक्ट इज दैट द ग्राउंड वाटर हैज फॉलन बाई 9 मीटर्स इन 20 ईयर्स। फैक्ट ये है कि जो ग्राउंड वाटर है ना वो 9 मीटर कम हो गया 20 साल में। दिस इज मेजर्ड, रिकॉर्डेड एंड बियॉन्ड डिस्प्यूट, ये इसको मेजर किया गया है, रिकॉर्डेड है और बियॉन्ड डिस्प्यूट है। द जजमेंट इज दैट, मैटर ऑफ टेस्ट यानी कि जजमेंट इज दैट द सिटी हैज बीन केयरलेस, जजमेंट है कि सिटी केयरलेस रही है। मान लो पानी कहीं कम हो गया है, अब फैक्ट तो ये है कि पानी कम हुआ है, अब जजमेंट बहुत सारे आ सकते हैं। कोई कहेगा जी नेहरू जी की वजह से कम हुआ है, तो कोई कहेगा जी कि किसी और की वजह से कम हुआ है, राहुल गांधी पी गया पानी को, कोई कहेगा कि जी ये शहर ही लापरवाह रहा है। अलग अलग लोगों के अलग अलग जजमेंट आएंगे ना। तो जजमेंट क्या है, ये तो बेसिकली मैटर ऑफ टेस्ट है। लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट तो फैक्ट है, वो तो प्योर अरिथमेटिक है कि 9 मीटर कम हुआ है मतलब हुआ है। तो यही इसकी थीम है पैसेज की। सो विच ऑफ दीज इज प्रेजेंटेड एज अ फैक्ट, फैक्ट क्या है देखो पहले क्वेश्चन में नीड हो रही है हमें। तो द सिटी हैज बीन केयरलेस, ये तो जजमेंट है। ग्राउंड वाटर हैज फैलन 9 मीटर्स, ये फैक्ट है। ब्लेम शुड बी शेयर्ड, ये जजमेंट है। कमिटी अचीव्ड नथिंग, ये तो पता ही नहीं हमें। द सिटी हैज बीन केयरलेस इज, ये क्या है, सिटी केयरलेस है, ये तो जजमेंट है। अ जजमेंट नॉट अ मेजरमेंट, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला कह रहा है इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑथर ट्रस्ट्स ब्लेम ओवर नंबर्स। भाई ऑथर ने लास्ट लाइन में भी क्या कहा है कि भैया कुएं को फर्क नहीं पड़ता कमिटी बनी है कि नहीं बनी है, कुएं को फर्क ये पड़ता है कि भैया पानी डाला है कि नहीं डाला है, दैट्स इट। यानी कि ऑथर का कहना है कि भैया नंबर्स इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लेम ओवर नंबर्स बिल्कुल भी नहीं, नंबर्स ओवर ब्लेम कह सकते हो, कमिटीज ओवर वेल्स बिल्कुल नहीं, टेस्ट ओवर फैक्ट बिल्कुल नहीं, फैक्ट ओवर टेस्ट ये कह सकते थे। द वेल्स डू नॉट केयर हु इज एट फॉल्ट मीन्स, इसका मतलब क्या भाई, कुएं को फर्क नहीं पड़ता मतलब कुएं ब्लेमिंग विल नॉट रिफिल देम, सही बात है। भाई मैं कुआं सूख गया, मैं उसके लिए ब्लेम कर दूं कि यार ये तो हर्षित की वजह से सूखा है, तो उससे कुआं भर जाएगा, नहीं भरेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब है कुएं को फर्क नहीं पड़ता है कारण कौन था, कि हर्षित ने नल खुला छोड़ दिया कि बंद छोड़ दिया, कुएं को फर्क ये पड़ता है पानी डला कि नहीं डला, दैट्स इट। तो मतलब करेक्ट है। वेल्स आर ऑलरेडी फुल बिल्कुल भी नहीं, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल ऐसा भी नहीं कह सकते। रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे लेकिन कई जगह पे सिर्फ मैथ्स काम आता है आपका, ना कि अजम्पशंस। देखो जो इन्फरेंस है ना, कई बार इसको अजम्पशन भी बोल देते हैं। व्हाट शुड बी मतलब व्हाट कैन बी द अजम्पशन, क्या अज्यूम कर सकते हो आप ये लाइन पढ़ के। अजम्पशन के क्वेश्चन आपके कम आते हैं बट फिर भी पैसेज में कई बार आ सकते हैं। ठीक है, मैं जो मेंस के टाइम पे हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच आता है, अब की बार भी आएगा, उसमें मैं हमेशा इन चीज़ों को पढ़ाता हूँ कि अजम्पशन क्या होती है, और ये आपके रीजनिंग में भी अच्छा काम आते हैं, रीजनिंग में भी बहुत अच्छा काम आते हैं। हालांकि रीजनिंग में भी जो पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा स्टेटमेंट अजम्पशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल, मतलब बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट अजम्पशन के, लिमिट से ज़्यादा आ रहे हैं। हर जगह देखो स्टेटमेंट अजम्पशन, और इसमें सबसे ज़्यादा गलती करता है बच्चा। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि जीएस की शेरनी तो आ ही रही है, साथ साथ में रीजनिंग के शेर भी ले आए क्या, बताओ एक बार आप कमेंट करके, जिससे कि अब सारी चीज़ें देखो मैं तो नहीं करवा पाऊंगा,
इंग्लिश भी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, वो सब कुछ मेरे बस की तो बात नहीं है। बट मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ कि मैं ऐसे टीचर्स लाऊं जो मेरी तरह मेहनत करना चाहें, जो मेरी तरह कंटेंट पे काम करना चाहें, जो मेरी तरह सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे काम करें कि यार कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे के लिए बेस्ट साबित होगी। ये कॉम्प्रिहेंशन बैच आपको अच्छा लग रहा है ना भाई? लग रहा है ना कि कंटेंट में दम है? मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे ऐसे ही टीचर आए जिनके कंटेंट में दम हो। तो अगर आपकी नज़र में कोई शेर है तो आप बता देना, नहीं तो हम तो शेर ढूंढ ही लाएंगे। नहीं तो आ जाओ भाई। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के पेपर है हमारा। पैसेज है, चौथा पैसेज है, द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज ड्रामेटिकली रीसेप्ड रिटेल लैंडस्केप अराउंड द वर्ल्ड। कहा गया है कि ये जो ई कॉमर्स है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब ई कॉमर्स में आते हैं, इन्होंने ड्रामेटिकली रीसेप कर दिया है रिटेल लैंडस्केप अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अराउंड में जो रिटेल का लैंडस्केप है, ठीक है। चाहे तो एक लाइन और पढ़ सकते हैं, चाहे तो आगे बढ़ जाते हैं, अपन अब कम पढ़ के चलेंगे। मतलब ज्यादा की नीड होगी तो हम वापस आके पढ़ लेंगे, बट कम पढ़ के क्या हम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये तो समझ आ गया मुझे कि ई कॉमर्स ने रिटेल का पूरा चेंज कर दिया है। अब लास्ट लाइन देख लेते हैं क्या है भाई। लास्ट लाइन कहाँ से है? यहाँ पे, एज ई कॉमर्स कॉन्टिन्यूज इट्स असेंट, जैसे जैसे ई कॉमर्स का असेंट चल रहा है, द मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर्स विल कंबाइन, जो मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर्स होंगे ना, वो कंबाइन करेंगे डिजिटल इनोवेशन को विथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती है ना, जो लंबे टाइम तक चल पाती हैं, उनसे। एंड अ पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, और एक पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी कि इनोवेशन को छोड़ेंगे नहीं रिटेलर्स भी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस पैसेज? पैसेज का पर्पज क्या है? वही ऑनलाइन में चीजें बढ़ रही हैं, और लास्ट लाइन हमसे क्या कह रही है? लास्ट लाइन को एक बार ढंग से समझो कि ई कॉमर्स क्योंकि आगे बढ़ रहा है, असेंट कर रहा है, जो सक्सेसफुल रिटेलर होगा ना, वो वही होगा जो कि कंबाइन कर पाए डिजिटल इनोवेशन को और बेसिकली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। मतलब डिजिटल इनोवेशन को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ और पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ। यानी कि ये रिटेलर्स के फेवर में थोड़ा सा है, और ये कह सकते हैं जो ई कॉमर्स आया है, ई कॉमर्स से और रिटेलर्स में क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर सिर्फ सारे नेगेटिव एस्पेक्ट होते तो लास्ट लाइन ये होती कि भैया अब तो रिटेलर मर जाएंगे, सबको फांसी, फांसी नहीं मतलब सुसाइड करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि सक्सेसफुल वो होंगे जो इन चीजों को यूज कर पाएंगे, कंबाइन कर पाएंगे। दैट मीन्स कि वो ओवरली क्रिटिकल नहीं है, वो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कुछ ही सफल हो पाएंगे, यानी कुछ सफलता का स्कोप है। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, ओवरली पेसिमिस्टिक भी नहीं है। तो आप कह सकते हो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस टू एडवोकेट फॉर ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल ओवर ई कॉमर्स। वो ये नहीं कह रहा है कि भैया यही सब कुछ सही कर सही है, ना 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 ना। वो कह रहा है ई कॉमर्स तो असेंट करेगा ही, लेकिन लेकिन ई कॉमर्स में भी कुछ तो करना पड़ेगा टू डिस्क्राइब हाउ ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज आर बेस्ट। ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज की बात करते तो पहली लाइन में, लास्ट लाइन में कहीं तो बात होती नहीं हुई है, तो आई डोंट थिंक ये आपका पर्पज होगा। टू एग्जामिन बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन मॉडर्न रिटेल, ये कह सकते हैं कि भाई मॉडर्न रिटेल में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंज ये है कि कंबाइन करना, और यही अपॉर्चुनिटी है कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे अगर ये कर पाए तो। लुक्स द करेक्ट आंसर है। टू एक्सप्लेन वाई डिलीवरी सर्विसेज आर हार्मफुल, बिल्कुल भी नहीं। इन कॉन्टेक्स्ट द वर्ड ओवरहेड्स मोस्ट नियरली मीन्स। अब देखो, अगर आपको ओवरहेड्स का मीनिंग पता है तो आप मार्क कर दीजिए, नहीं पता है तो फिर भैया बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि ढूंढिए ओवरहेड्स। शुरुआती क्वेश्चंस का है तो संभावना रहेगी कि शुरुआत के पार्ट में होगा। देखो ये भी समझना है, मान लो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको ट्राई करना चाहिए वो शुरुआत के पार्ट में मिले, इस बात की पूरी संभावना है। तीसरा चौथा क्वेश्चन आपका लेटर हाफ में मिलेगा, और पांचवा क्वेश्चन जनरली पीछे ही मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है तो मे भी हो सकता है फर्स्ट हाफ में मिल जाए। तो ओवरहेड हमें ढूंढना है। Unprecedented convenience with only a click and we can compare prices, read reviews. Brick and mortar stores in contrast must content with higher overheads. Higher overheads में मोटर स्टोर्स, रेंट है, यूटिलिटीज हैं, स्टाफिंग है, दैट ऑनलाइन रिटेलर्स ऑफन अवॉइड। कह सकते हो ना भाई, खर्चे हैं ये तो सब। भाई रेंट क्या है? खर्चा है। स्टाफिंग क्या है? खर्चा है। तो कहाँ थे हम अपन? ये था, है ना, इन कॉन्टेक्स्ट। प्रॉफिट नहीं होगा भाई, रेवेन्यू नहीं होगा, डिस्काउंट नहीं होगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं, रेंट जाना ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाना ही है, स्टाफ की कॉस्ट जानी है। आगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइटेड एज अ चैलेंज फॉर स्मॉल रिटेलर्स। स्मॉल रिटेलर्स के लिए चैलेंज, देखो चैलेंज वाला पार्ट जनरली
पीछे वाले फेज में रहता है। हमेशा ये ध्यान रखें, PQRS आपने मेरे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इस सीरीज के अंदर आप पढ़ेंगे, वहां पे भी मैं इन सब चीज़ों को आपको सिखाता हूँ कि भाई पॉजिटिव्स पहले डिस्कस करते हैं, नेगेटिव्स बाद में डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें क्या है कि क्या अच्छा है, और नेगेटिव चीज़ें क्या है कि चैलेंज क्या है, यही तो है। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस कहाँ पे मिलेगा, पैसेज के लेटर हाफ में, लेटर हाफ में खोजेंगे सीधे। और खास करके देखो, शुरुआत में हमने देखा था कि वो जो ऑनलाइन वाला है ना, उसकी तारीफ हो रही है, तो हाउएवर लगा के कुछ नेगेटिव बातें रहेंगी कुछ ना कुछ। तो हाउएवर सम चैलेंजेस स्टिल परसिस्ट फॉर स्मॉल रिटेलर्स, कुछ चैलेंज तो हैं। दे लैक द टेक्निकल एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज नहीं है, कैपिटल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिव रिलायंस है थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विसेज पे। इसके अलावा मोर ओवर यानी एडिशन, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ रैपिड शिपिंग। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज बिल्कुल है। डिपेंडेंस ऑन डिलीवरी सर्विसेज बिल्कुल है। हाई यूटिलिटी बिल्स तो नहीं दिखा था। इन्वायरमेंटल स्क्रूटनी लास्ट में दे ही रखा है। आप कहोगे ये करेक्ट आंसर है, दैट्स इट। ये भी सीखना है आपको कि किस क्वेश्चन के लिए कहाँ पे आपको स्कैन करना है। पूरा पैसेज स्कैन नहीं करना है बार बार। देखो, आपको जितनी प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूँ ना इस सीरीज के दौरान, यार कहीं नहीं मिलेंगी, सच बताऊं तो। आ जाओ। द टोन ऑफ द पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, टोन कैसी है, क्या अलार्मिस्ट है, एंथुजियास्टिक है, सार्कास्टिक है, एनालिटिकल है। जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें करी जाती है, एनालिटिकल है प्योरली, दैट्स इट। विच इन्फ्रेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन आ गया। ऑल रिटेलर्स विल इवेंचुअली गो फुली ऑनलाइन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस आर की टू फ्यूचर रिटेल सक्सेस, बिल्कुल, लास्ट में कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करी गई थी। थर्ड पार्टी डिलीवरी इज ऑलवेज अनप्रॉफिटेबल, ऑलवेज, वो आ गया ये एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है, ऑल एक्सट्रीम वर्ड। पैकेजिंग वेस्ट हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स, ऐसा नहीं है, कंज्यूमर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखो अगला, ये पैसेज नंबर 5 है, 15/9/2025 को पूछा गया है आपके एग्जाम में। टू बाइफरकेट लाइफ इनटू immutable dichotomies of joy and sorrow is to misread its most intrinsic rhythm। कहा गया है कि अगर हम लाइफ को दो डाइकोटमीज यानी दो भागों में बांट देते हैं, आपको नहीं पता है कि क्या इम्यूटेबल, आपको नहीं पता है कि डाइकोटमी क्या है, मान लेते हैं नहीं पता है, बट ये तो समझ आ रहा है कि बाइफरकेट करना, काट देना, किसको, लाइफ को, लाइफ को, टू बाइफरकेट लाइफ इनटू एक्स, एक्स और एक्स नहीं, सिर्फ ए ऑफ जॉय एंड सौरो, जॉय और सौरो के, मतलब जॉय और सौरो में बांट दिया जा रहा है, यही तो कह रहे हैं हम, खुशी और दुख में बांट दिया जा रहा है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है इज टू मिसरीड, हम मिसरीड कर रहे हैं इट्स मोस्ट इंट्रिंसिक रिदम, जिसका सबसे इंट्रिंसिक, जो इंट्रिंसिक का मतलब है जो हमारे अंदर से है, हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको ही बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से रीड कर रहे हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस अनफोल्ड्स नॉट एज अ लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, अगली लाइन पढ़ ली क्या मैंने, फ्लो में, कोई बात नहीं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस अनफोल्ड होती है एक लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ हैप्पीनेस और डिस्पेयर नहीं है, बट एज अ डायनामिक इंटरप्ले वेयर ईच इमोशन डिपेंड्स, सॉरी, डीपन्स द रेजोनेंस ऑफ द अदर। कह रहे हैं कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ना, ये कोई लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है हैप्पीनेस या डिस्पेयर का। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के जीवन में हैप्पीनेस है तो यूं हैप्पीनेस का लीनियर बन जाए, या दुख है तो यूं दुख, जीवन तो यूं है, जीवन सुख दुख का संगम है। ये तो गाना सुना होगा ना आपने, जीवन सुख दुख का संगम है, आगे पीछे का मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो पूरा गा के सुना था, ठीक है। तो दरअसल एक्चुअली में जीवन दुख सुख का संगम है। यार एक बात बताओ भाई, अंबानी के लड़के को, आपको लगता है कि उसको ये अहमियत होगी कि पैसा कितनी वैल्यूएबल चीज है, 1,00,000-2,00,000 का उसको फर्क पड़ता होगा कि 1,00,000-2,00,000 की क्या वैल्यू होती है, नहीं पड़ता होगा ना, क्योंकि उसने कभी गरीबी नहीं देखी। अगर अमीरी का असली फील लेना है ना, पहले गरीबी देखनी पड़ेगी। भाई जिसके आंख में कभी आंसू तक नहीं आया, आपको लगता है कि वो ट्रू हैप्पीनेस कभी फील कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। जिसने भूख नहीं देखी ना, वो कभी रोटी का मजा नहीं ले पाएगा। आप कभी देखना, अगर बहुत ढंग से काम करो पूरा दिन और भूख लगी है ना, शाम को वो नून रोटी भी मिल जाए ना, तो भाई साहब उसको भी आदमी
फटाक से खा जाता, टेस्ट आता उसमें भी। बिना मिर्च मसाले की दाल भी मिल जाती है ना, उसके साथ भी रोटी अच्छी लगती है, अगर दिन भर का भूखा आदमी होता है। आप कभी देख लेना। यानी कि खाने का जो मजा है ना, वो खाने की वजह से नहीं है, भूख की वजह से है। अमीरी का जो मजा है ना, वो सिर्फ अमीरी से नहीं है, वो गरीबी की वजह से है। सेम ऐसे ही जो खुशी है ना, वो सिर्फ खुशी की वजह से नहीं है। अगर आपने जीवन में दुख का एहसास नहीं आपको हुआ है, तो आप रियल हैप्पीनेस कभी फील नहीं कर पाओगे। सेम ऐसे ही अगर आपने जीवन में कभी खुशी नहीं देखी है, तो दुख क्या होता है, शायद आपके दुख आपको बहुत मामूली लगते होंगे। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति जो सामान्यतः दुखी रहा है ना, उसके लिए छोटी छोटी चीजें, कांटा लगना कोई दुख थोड़ी नहीं है। अरे कांटा लगा, यूं निकाला फेंक दिया, क्या फर्क पड़ा यार। हल्का फुल्का कहीं शरीर में दर्द हुआ, छाती दुखी, कुछ हुआ, कुछ फर्क पड़ा उसको? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके लिए सब नॉर्मल है। बट एक शहर में रहने वाले के कांटा, एक जैसे सड़क के जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, अगर वो भी पैर में चुभ गया ना हल्की से, भाई डॉक्टर पे चले जाते हैं। क्योंकि बेसिकली जो सिर्फ सुख में है ना, वो दुख नहीं झेल पाता है, और जो सिर्फ दुख में है ना, वो बेसिकली दुख का रियल एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। वो दुख का रियल एक्सपीरियंस करने के लिए सुख जरूरी है, और सुख का रियल एक्सपीरियंस करने के लिए दुख जरूरी है। दिस इज वॉट द पैसेज सेज। ठीक है, ये सब मेरी फिलोसफी नहीं है। लास्ट लाइन देख लेते हैं फिर भी। लास्ट लाइन कहां से? इवन आर पर्सनल ग्रोथ ऑफन इमर्जेस फ्रॉम क्रूसिबल्स ऑफ पेन, grief chisels depth into our emotional landscape, refining our capacity for empathy, resilience and gratitude। ये लास्ट लाइन नहीं लग रही है, लास्ट लाइन है भी नहीं वो। अब आप कहोगे सर देखो इसमें बड़े खतरनाक खतरनाक शब्द हैं। मैं कहता हूँ आपने ये बिल्कुल नहीं समझ आया। अगेन वंस अगेन अपन इस चीज पे चलेंगे कि नहीं समझ आया ना, भाई कुआं में डाल दो। आपको नहीं पता डाइकोटमी क्या है, आपको नहीं पता है कि ये सिसल्स क्या है, आपको नहीं पता है कि क्रूसिबल्स क्या होता है, नहीं पता है ना, छोड़ दीजिए एक बार को। क्या ये आपका नंबर काट पाएगा? अरे इसकी क्या औकात जो नंबर काट पाए। देखो आगे लास्ट लाइन देख लेते हैं। लास्ट लाइन में भी तीन चार शब्द अगर ऐसे आ जाएं जो नहीं पता, छोड़ दीजिए, इनकी कोई औकात नहीं जो नंबर काट पाए। दीज ट्विन सेंटीमेंट्स, ये जो ट्विन सेंटीमेंट्स हैं, ये कॉलेस करते हैं टू फॉर्म। अब फॉर्म करना नहीं, बनाना, बनाने के लिए अलग होते हैं, मिलते हैं। आप कहोगे सर मिलते हैं, तो मान लेते हैं इसमें मिलना होगा। द कैरोस्क्यूरो ऑफ कॉन्शियसनेस रेंडरिंग, आपको नहीं पता कैरोस्क्यूरो क्या होता है, कॉन्शियसनेस तो पता ही होगा, है ना। रेंडरिंग आर लाइफ्स मोर विविड, जो हमारी लाइफ को और विविड करते हैं, मोर इंट्रिकेट करते हैं, मोर ह्यूमन बनाते हैं। कुछ नहीं पता था आपको, छोड़ देते हैं भाई। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कंप्लीट्स द एनालॉजी? जॉय इज टू प्रेजेंस एज सोरो इज टू। भाई जॉय प्रेजेंस के लिए, तो सोरो किसके लिए होगा? एब्सेंस के लिए। भाई आपको नहीं पता थे ये सारे इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स, फिर भी क्या पैसेज रुकेगा? और सीजीएल का पैसेज है भाई, जिनको लोग कह रहे थे बहुत डिफिकल्ट है जी, बहुत डिफिकल्ट है, मर गए जी। देखो एक बार, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट ऑथर्स पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन इमोशंस? लाइफ शुड बी डिवोर्ड ऑफ इमोशनल पेन। वो कहता है कि पेन भी होना चाहिए और हैप्पीनेस भी होनी चाहिए। नो, इमोशंस एग्जिस्ट इन स्ट्रिक्ट बाइनरीज। अरे उसने कहा था कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है। सॉरो डीपन्स द मीनिंग ऑफ जॉय, एग्जैक्टली यही कहा है कि अगर दुख है तो वही सुख की असली परिभाषा है। दैट्स इट भाई, इन्फर कर दिया आपने। देखो आगे, व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी पर्पज इन राइटिंग दिस पैसेज? पैसेज को लिखने के लिए पर्पज क्या था, तो पर्पज की बात भी कर लेते हैं। हाईलाइट फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस तो मेरे को कहीं नहीं दिखे थे, तो मैं इसको तो हटा दूंगा। टू आर्ग्यू दैट सोरो शुड बी एम्ब्रेस्ड एज एसेंशियल टू एक्सपीरियंसिंग ट्रू जॉय, एकदम सही बात है। वो यही तो आर्ग्यू कर रहा है कि भैया सोरो को भी गले लगाओ, क्योंकि अगर ट्रू हैप्पीनेस फील करनी है तो दुख का होना जरूरी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। टू लेमेंट द फ्रेजिलिटी, बिल्कुल भी नहीं। टू क्रिटिक मॉडर्न इमोशनल डिटैचमेंट, बिल्कुल भी नहीं। वॉट टोन डज द ऑथर प्राइमरली अडॉप्ट थ्रू आउट द पैसेज? भाई ये सब बातें, सुख क्या है, दुख क्या है, क्या लगती हैं? कहते हैं ना कि बड़ा ज्ञान पेल रहा है, और ज्ञान कौन पेलते हैं? जो फिलोसोफर होते हैं, फिलोसॉफिकल बातें ये।
इनडिफरेंट का मतलब है उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ डिटैच्ड है, अलग महसूस कर, अलग नहीं है, वो जुड़ाव महसूस कर रहा है। एंटोनिम है। सटैरिकल का मतलब है ताना मारना, नहीं। विम्सिकल का मतलब है कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, नहीं बनेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट डज द वर्ड कैरस्क्यूरो मोस्ट लाइकली मीन। आप देखो, अब ये देखना पड़ेगा जी। अब मान लेते हैं आता ही नहीं है हमको, हमें ये पता ही नहीं है कि क्या है ना भाई। मान लेते हैं कि पता ही नहीं है कि क्या है। चलो भाई, अब पता नहीं है तो लास्ट में समझने का प्रयास करते हैं। अननोन वर्ड्स को, वैसे ये क्वेश्चन डलना चाहिए था हमारे शायद अगली ही क्लास है जहाँ पे हम अननोन वर्ड्स अगर पैसेज में आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करेंगे, ये क्लास हमने रखी है एक। बट यहाँ पे भी हैंडल करने का प्रयास करते हैं कि हमें नहीं पता ये क्या है। दीज ट्विन सेंटिमेंट्स, ये जो दो सेंटिमेंट्स हैं, ये बेसिकली फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं भाई, कॉन्शियसनेस का कैरस्क्यूरो बनाते हैं, जिससे हमारी लाइफ्स और भी विविड होती हैं, और इंट्रिकेट और ह्यूमन बनती हैं। क्या कोई खराब चीज बना रहे हैं, गोवर कर रहे हैं हमारी लाइफ का, नहीं, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, छोड़ देते हैं एक बार को, इतने भी छोड़ देते हैं कि कुछ ठीक सा होगा, मिल के बन रहा है। या एक तो कह सकते हैं किसी चीज का मिश्रण है, मिल के कुछ अच्छा बन रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। कह रहा है इमोशनल पैरालिसिस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉरो, म्यूजिकल वेरिएशन, ब्लेंड ऑफ लाइट एंड शैडो। भाई ब्लेंड है ना, मिलना, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं आता था बेशक, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज के लिए होमवर्क को छोड़ दो। बाकी भाई ये आपका लाइव बैच अवेलेबल है टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर। अगर आप मिशन 2027 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2027 के किसी भी एग्जाम की, तो ये बैच आपके लिए है। और अगर आप 26 के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया ये 699 में वीओडी बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में टॉपर्स विजडम ऐप पर मिलता है। बढ़िया बैच है, सॉलिड कंटेंट है, कंटेंट में कमी आपको कहीं नहीं मिलेगी, पढ़ाने में कमी आपको कहीं नहीं मिलेगी, डेडिकेशन में कमी आपको कहीं नहीं मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर चीज़ें आपको मिलेंगी। आप अगर इंग्लिश में कहीं भी मात खा रहे हो, तो भाई ये बैच आप लोगों को जरूर लेना चाहिए। बाकी टॉपर्स विजडम पर स्पोकन का भी बैच आपको मिलता है, वो भी ले सकते हैं। सो आज के लिए, अभी के लिए भाई इतना ही होगा आई गेस। इसके आगे तो क्या ही होगा, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अच्छा, एक हमने क्विज का टेलीग्राम और बनाया दोस्त, आप सर्च कर लेना TW क्विज, टेलीग्राम पे जाके @TW क्विज, कुछ और नहीं डालना है। सर्च करोगे ना, सीधे आपको सीधे क्विज का चैनल मिल जाएगा। उस पर हम बहुत सारे क्विज डेली डालते हैं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई एड्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फालतू का मैसेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर कंटेंट। अगर आप चाहते हैं तो एक बार ज्वाइन कर लेना, मजा आएगा आपको। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।